नमस्कार दोस्तों, हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर में आपका हार्दिक स्वागत है, जहां हर पन्ना एक नई कहानी और हर कहानी एक नया अनुभव लेकर आती है। यहां आपको सिस्टम, रोमांस और मैजिक की अनोखी कहानियां मिलेंगी। तैयार हो जाए इस शानदार सफर के लिए। अध्याय 152। रोटी तोड़ना। जैसे ही ध्रुव उस बूढ़े व्यक्ति से पूछने वाला था कि उसका क्या मतलब है, उसने अचानक दूर से उत्साहपूर्ण चिल्लाने की आवाज सुनी। यह ऐसा लग रहा था जैसे बच्चे किसी जन्मदिन की पार्टी में उत्साहित हो रहे हों। उसे एक बंजर शहर से ऐसी खुशनुमा आवाज़ों की उम्मीद नहीं थी। ध्रुव उत्सुकता से शहर के केंद्र की ओर चला गया, जहां मुख्य गीला बाजार स्थापित था। जब वह ऐसा कर रहा था तो उसने छोटे बच्चों की एक छोटी सी भीड़ को एक ही टेबल के सामने लाइन में खड़े देखा। ये बच्चे थोड़े दुबले पतले और कुपोषित दिखने के बावजूद कस्बे में देखे गए वयस्कों की तुलना में आश्चर्यजनक रूप से अधिक स्वस्थ थे। ऑकस टाउन के ज्यादातर लोग अपने घरों के अंदर ही रहते हैं और ऊर्जा बचाने के लिए दिन भर लेटने और सोने का विकल्प चुनते हैं। इससे उन्हें दिन भर कम भूख लगती है। लेकिन किसी तरह इन बच्चों में इतनी ऊर्जा थी कि वे इस मेज की ओर देखते हुए उत्साह से उछलने लगे। आखिरकार, मैं कल से इसका इंतजार कर रहा था। हे, वाह, मुझे आश्चर्य है कि आज हमें क्या मिलेगा। बच्चे एक दूसरे से बहुत उत्साहित होकर बातें कर रहे थे। ध्रुव धीरे धीरे भीड़ के पास पहुंचा और बच्चों के साथ घुल मिल गया। बच्चों, धक्का मुक्की मत करो, ठीक है? अंततः तुम्हारी बारी आएगी। इस लकड़ी की मेज के दूसरी ओर एक अधेड़ उम्र की महिला बैठी थी, जो बच्चों की ओर सौम्य मुस्कान दिखा रही थी। और यद्यपि बच्चे उत्साह से भरे हुए थे, फिर भी उन्होंने महिला की अवज्ञा नहीं की तथा स्वयं को लाइन में बनाए रखा। हाँ, हम करेंगे, उन सभी ने कहा। ध्रुव ने भीड़ के बीच से झांक कर देखा और अंततः उसे पता चला कि मेज पर क्या रखा हुआ था। उसने सोचा कि यह कोई विशेष बात है, लेकिन ये सिर्फ 2 रोटियां थीं। 4 लोगों के एक परिवार को खिलाने के लिए भी पर्याप्त नहीं थी। इन बच्चों के पूरे समूह के लिए तो और भी कम। वह शीघ्र ही गलत साबित हुआ। एक घिसा पिटा एप्रन पहने हुए अधेड़ उम्र की महिला ने एक रोटी निकाली और मेज पर पंक्ति में खड़े प्रत्येक बच्चे को देने के लिए उसके छोटे छोटे टुकड़े करने लगी। धन्यवाद मिस, एक बच्चे ने खुशी से अपनी मुट्ठी से भी छोटे रोटी के टुकड़े को निगलते हुए कहा। धन्यवाद, मैं इसका स्वाद लंबे समय तक लेता रहूंगा, दूसरे बच्चे ने कहा और उसने रोटी को चबाना शुरू किया, लेकिन ध्यान रखा कि वह एक बार में पूरी रोटी ना खा जाए। जल्द ही ध्रुव को छोड़कर सभी बच्चों को खाने के लिए रोटी का एक छोटा टुकड़ा मिल गया। महिला ने ध्रुव की ओर उत्सुकता से देखा, लेकिन उसका चेहरा नहीं पहचान पाए। उसके चेहरे पर चिंता और थोड़ी घबराहट साफ झलक रही थी, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसके पास ध्रुव को देने के लिए रोटी के टुकड़े खत्म हो गए हैं। उसने जल्दी से अपनी टोकरी में टटोला और पाया कि टोकरी के किनारे पर एक छोटा सा गाजर फंसा हुआ है। वह ध्रुव की ओर मुड़ी और उसे पास आने का इशारा किया। यह इस समय मेरे पास खाने का एकमात्र साधन है, आओ इसे ले लो। ध्रुव ने उस अधेड़ महिला की ओर देखा और उसके शरीर में क्षीण होती जीवन शक्ति देखी। उसे किसी और से भी अधिक भोजन की आवश्यकता थी। फिर भी वह ध्रुव से अपनी टोकरी में बचा हुआ भोजन का आखिरी टुकड़ा भी लेने का आग्रह करती रही। ध्रुव ने उससे कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे शर्माओ मत छोटे बच्चे, तुम्हें ठीक से बढ़ने के लिए बहुत सारे भोजन की जरूरत है, ठीक है? महिला उसके पास आए और उसे अपना हाथ खोलने के लिए मजबूर किया। फिर उसने उसकी हथेलियों में छोटी गाजर रख दी और उसके हाथ बंद कर दिए। आपका यहाँ हमेशा स्वागत है, उसने उससे कहा। ध्रुव उस महिला की उदारता से प्रभावित होकर उसे देखता रहा। मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। रोटी का टुकड़ा खाते हुए बच्चों में से एक ने मित्रतापूर्ण चेहरे के साथ ध्रुव से बात की। यहाँ लगता है आप अपने लिए एक नहीं पा सके। माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर में नई दुनिया का अन्वेषण करें। छोटे बच्चे ने बिना किसी हिचकिचाहट के बची हुई रोटी का आधा हिस्सा अपने हाथ में तोड़कर ध्रुव को दे दिया। वह रोटी पहले से ही उसकी मुट्ठी से छोटी थी, लेकिन अब वह स्ट्रॉबेरी के आकार की हो गई थी। यद्यपि वह ध्रुव से स्पष्टतः छोटा था, फिर भी बालक ने निस्वार्थ भाव से ध्रुव को अपनी आधी संपत्ति दे दी, भले ही बाद में उसे भूखा रहने का जोखिम उठाना पड़ा। क्या तुम यहाँ नए हो? मेरी भी कुछ लो। एक और बच्चा ध्रुव के पास आया और उसके लिए रोटी का एक छोटा टुकड़ा फाड़ कर लाया। मुझे इतनी भूख नहीं लगी है, क्या मैं इसे आपके साथ बांट सकता हूँ? जो मेरा है वो तुम्हारा है। आओ हम भविष्य में अच्छे से साथ रहें, ठीक है? एक एक करके बच्चों ने ध्रुव को अपना खाना देना शुरू किया और खुद को उससे परिचित कराया। हालांकि वह उनके लिए बिल्कुल अजनबी था, फिर भी उन्होंने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे वह उनका परिवार हो। ध्रुव को देखकर सभी के मन में पहला विचार यही आया कि वह उन अनाथ बच्चों में से एक है जो भटक कर कस्बे में आ गए हैं। ऐसा लग रहा था जैसे उसे मदद की जरूरत है। और जब इन बच्चों को मदद की जरूरत होती थी तो महिला बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें खाने के लिए खाना भी देती थी। अब वे बस आगे बढ़कर मदद कर रहे थे। ध्रुव सब कुछ घटित होते देख रहा था। वह ये देखकर अवाक था कि एक अजनबी के प्रति सभी लोग कितने दयालु थे।
ये स्पष्ट था कि उन्हें ही मदद की सबसे अधिक जरूरत थी, फिर भी वे ही थे जिन्होंने दूसरों की मदद की। लेकिन आप खाना कैसे खाएंगी? ध्रुव ने अधेड़ महिला से पूछा। मेरे बारे में चिंता मत करो बेटा, मैंने पहले ही भरपेट खा लिया है, उसने कहा और अपने पेट को इस तरह थपथपाया जैसे उसका पेट बहुत ज्यादा भर गया हो। ध्रुव को यह समझने में देर नहीं लगी कि क्या हो रहा है। उसने शहर में चारों ओर नजर घुमाई और देखा कि सभी वरिष्ठ और बुजुर्ग लोग अपने चेहरों पर संतुष्ट मुस्कान के साथ खिड़कियों से बाहर झांक रहे थे। यद्यपि केवल बच्चे ही खाना खा रहे थे, फिर भी उन्होंने किसी से बहस नहीं की, न ही किसी से भीख मांगी। ऐसा लगता है कि उन्होंने सारा खाना बच्चों के लिए छोड़ दिया था और अपने लिए कुछ भी नहीं छोड़ा था। अगर उन्होंने शहर के सभी लोगों के लिए भोजन का राशन बना दिया होता तो वे सिर्फ 2 दिन ही चल पाते, लेकिन अगर सिर्फ बच्चे ही खाना खाते तो वे कई महीनों तक चल पाते। ये देखकर उसका दिल खुश हो गया। यहाँ के लोग भयावह स्थिति के बावजूद सद्भावना से भरे हुए थे। उन्होंने एक दूसरे की मदद की और बच्चों को बेहतर तरीके से जीवित रहने का मौका देने के लिए खुद को बलिदान करने के लिए भी तैयार थे। ध्रुव ने वही निर्णय ले लिया कि वह इस शहर की मदद करेगा। अध्याय 153 ऑकस्टाउन का अतीत। ध्रुव ने बाकी दिन ऑकस्टाउन के स्थानीय लोगों के साथ बिताया, जहां उसने खुद देखा कि उनकी रहने की स्थिति कितनी भयानक थी। ज्यादातर समय बच्चे और वयस्क खतरनाक जंगलों में जाकर कुछ फल और जामुन खोजने की कोशिश करते थे जिन्हें वे खा सकें। हालांकि वे दिन प्रतिदिन संतुष्ट रहने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं जुटा पाते थे। ज्यादातर फलदार पेड़ या तो जमीन में धंस गए थे या जमीन की दरारों में गिर गए थे। उनके पास पानी का एकमात्र स्रोत बारिश थी, जो कभी कभार ही आती थी। ध्रुव ने उस अधेड़ उम्र की महिला से बात की और पता चला कि उसका नाम बेथ था। वह उन कुछ स्थानीय लोगों में से एक थी जो ऑकस्टाउन की भयावह स्थिति के बावजूद वहां रुकी हुई थी। उन्होंने उससे पूछा कि शहर में हालात इतने खराब कैसे हो गए। हमने पड़ोसी शहरों से मदद मांगी थी, लेकिन वे नहीं कर सके। दरारों और खाइयों से भरे जंगलों के खतरनाक इलाके के कारण कोई भी शहर में अधिक मात्रा में राशन नहीं भेज पा रहा था। हमने ऑर्डर से भी मदद मांगी, लेकिन उन्हें यहाँ तक पहुँचने में बहुत समय लग गया। एक समय ऐसा आया जब ज्यादातर लोगों ने हार मान ली और बड़ी और बेहतर चीजों की ओर बढ़ने का फैसला किया। उन्होंने उदास होकर कहा, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं? क्या किसी अधिक सुरक्षित क्षेत्र में चले जाना बेहतर नहीं होगा? उसने उससे पूछा। बेथ ने एक बार के महान ऑकस्टाउन के खंडहरों को देखा। उसकी आंखों में यादें चमक उठी, क्योंकि उसे वह संक्षिप्त समय याद आ गया जब वह एक बच्ची थी, जब सभी प्रकार के लोग और अर्धमानव उनके शहर में आते जाते थे, सभी प्रकार के सामान और व्यापार लेकर आते जाते थे। उन्होंने कहा, हम आगे नहीं बढ़ सकते, फिर हम उन चीज़ों को छोड़ देंगे जो हमारे पूर्वजों ने वर्षों से हमारे लिए बनाई थीं। आप यह नहीं जानते, लेकिन हमारा शहर गोल्डन रोड का केंद्र बिंदु हुआ करता था। ध्रुव के कान खड़े हो गए जब उसने कुछ नया सुना। गोल्डन रोड? उसने उत्सुकता से उससे पूछा। नाम से ही उसके मन में व्यापार के प्रति अंतर्ज्ञान जागृत हो रहा था। बेथ ने अपना सिर हिलाया। हाँ, गोल्डन रोड, ये नाम बिल्कुल सही है, क्योंकि बाजार में हर दिन सोने के सिक्कों का बड़े पैमाने पर कारोबार होता है। क्या आप उस सड़क को बाहर की ओर जाते हुए देखते हैं जो क्वींस क्षेत्र में आगे जाती है? ध्रुव ने शहर के छोर की ओर देखा, जहां सड़क इतनी चौड़ी थी कि 8 अलग अलग घोड़ागाड़ियां गुजर सकती थीं। वह एक अच्छी तरह से डिजाइन की गई पत्थर की सड़क के निशान देख सकता था जो क्षितिज में गहराई तक जाती थी। लेकिन ऐसा लग रहा था कि यह सड़क भूकंप और प्राकृतिक आपदाओं का शिकार हो गई है जो इस शहर में आई थीं। गोल्डन रोड जमीन में एक खाई से अधिक कुछ नहीं था। इस शहर में प्रतिदिन हजारों गाड़ियां आती जाती थीं, जिनमें से प्रत्येक में दुनिया भर से उत्पाद होते थे जो क्वींस क्षेत्र में वितरित करने के लिए तैयार होते थे। मेरी दादी मसाले बेचा करती थीं। उनकी दुकान वहीं थी, ठीक उस इमारत के बगल में जिसे हम अब आश्रय के रूप में इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि गोल्डन रोड ने हमारे महाद्वीप को समृद्ध बनाया और इसके साथ ही हमारे ऑकस्टाउन को भी लाया। ध्रुव की कल्पना तब जागृत हुई जब उसने ऑकस्टाउन के अतीत को देखने की कोशिश की, जब गोल्डन रोड अपने चरम पर था। पत्थर की सड़क पर घोड़ों की टापों की आवाज के साथ साथ उसने मसाला विक्रेताओं को सड़कों पर चलते हुए संभावित ग्राहकों की ओर चिल्लाते हुए, उन्हें मेज पर रखे नमक और मिर्च के ढेर का स्वाद चखने के लिए ललचाते हुए भी सुना। उन्होंने ग्राहकों को सेब की कीमत कम करने के लिए भावुकतापूर्वक अनुरोध करते हुए सुना। उनका तर्क था कि फलों की गुणवत्ता अपेक्षा से कम है। वह 2-4 बदमाश बच्चों को अपनी कमीजों में रोटी की एक पाव रोटी रखते हुए भी देख सकता था, जबकि विक्रेता किसी ग्राहक के साथ व्यस्त था। यह अव्यवस्थित था, लेकिन समृद्ध था। बेथ ने जिस तरह से इसका वर्णन किया, उससे ऐसा लगा कि गोल्डन रोड इस दुनिया में उसके पिछले जीवन के प्रसिद्ध सिल्क रोड के बराबर है। यह मार्गों का एक विशाल नेटवर्क था जहां व्यापारी और फेरी वाले पूरे क्वींस क्षेत्र में सामान और उत्पादों का आदान प्रदान करते थे। और अगर यह सच था, तो ध्रुव को यकीन था कि गोल्डन रोड न केवल उत्पादों और वस्तुओं, बल्कि संस्कृति और विचारों को भी फैला सकता है।
यदि गोल्डन रोड अभी भी अस्तित्व में है तो ये रिबॉर्न कंपनी को उसकी मूल योजना की तुलना में कहीं अधिक तेजी से और अधिक कुशलता से ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। ये हमारा घर है, बेथ ने घोषणा की, और हम इसे नहीं छोड़ेंगे, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। ध्रुव का दिमाग काम करने लगा और वह गोल्डन रोड की संभावनाओं को देखने की कोशिश करने लगा, विशेष रूप से ऑकस टाउन की, क्योंकि यह क्वींस क्षेत्र में सभी व्यापार और वाणिज्य का केंद्र बिंदु था। क्या होगा अगर हम गोल्डन रोड का पुनः निर्माण करें? उन्होंने बेथ से पूछा। अधेड़ उम्र की महिला ने ध्रुव की ओर एक मनोरंजक भाव से देखा। जरूर बच्चे, अगर तुम ऐसा करना चाहते हो तो तुम्हें स्वस्थ होकर बड़ा होना चाहिए, उसने हंसते हुए कहा। माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर में छिपी हुई सामग्री खोजें। हालांकि वह नहीं जानती थी कि ध्रुव कहाँ से आया है, लेकिन उसने उसके साथ वैसा ही व्यवहार किया जैसा शहर के किसी भी अन्य बच्चे के साथ होता है जिसकी भविष्य में बड़ी महत्वाकांक्षाएं होती हैं। उसने उनके सपने को अस्वीकार नहीं किया, लेकिन उसे ये भी विश्वास नहीं था कि यह सच होगा, कम से कम इस शहर में तो नहीं। मैं गंभीर हूँ, ध्रुव ने कहा। बेथ ने कहा, मुझे खेद है, लेकिन आप पहली व्यक्ति नहीं है जिसने हमसे ऐसा कहा है। बहुत से शक्तिशाली राजघराने या अरबपति व्यवसायी थे जिन्होंने शहर के पुनर्निर्माण और गोल्डन रोड को पुनर्जीवित करने की पेशकश की थी, लेकिन अंततः उन्होंने हार मान ली। मुझे खेद है, लेकिन तुम अभी बच्चे हो। तुम या मैं हमारे शहर की दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों को बदलने के लिए कुछ नहीं कर सकते। ये बस ऐसा ही है। बेथ ने अपने होंठ सिकुड़े और ध्रुव को सांत्वना देने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लग रहा था कि ध्रुव का हौसला जरा भी कम नहीं हुआ था। ध्रुव की आंखों में एक अजीब सी आग थी जिसने किसी तरह बस थोड़ा सा बेथ को यह विश्वास दिलाया कि वह जो करना चाहता है वह कर सकता है। उसकी आंखों में एक ऐसा आत्मविश्वास था जो किसी बच्चे जैसा नहीं था। तुमने फिर कहा कि तुम कहाँ से हो? उसने उससे पूछा, लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, अचानक उसने बच्चों की उत्साह भरी चीखें सुनी जो गेट के सामने देख रहे थे। वाह, यह क्या है? एक बक्सा गाड़ी। घोड़ा कहाँ है? अध्याय 154 पुनर्जन्म कंपनी का आगमन। बच्चों के शोरगुल के कारण बेथ और सभी वरिष्ठ छात्र धीरे धीरे शहर के प्रवेश द्वार के पास एकत्र हो गए। आप सब इतने शोर क्यों मचा रहे हैं? उसने उनसे पूछा, लेकिन ऐसा लग रहा था कि बच्चे बेथ को पहचानने के लिए भी बहुत उत्साहित थे। उन्होंने बस क्षितिज की ओर इशारा किया, जहां जंगल से गाड़ियों का एक दूत आता हुआ दिखाई दे रहा था। मिस बेथ, क्या ये वही मदद हैं जिनके बारे में आप बात कर रही थीं? ओह, क्या ये स्वर्गीय शूरवीर हैं जो हमें बचाने जा रहे हैं? बच्चों की कल्पनाएं चरम पर थीं, विशेषकर इसलिए कि घोड़े रहित गाड़ियां ऐसी चीज नहीं थीं जो उन्होंने पहले कभी देखी थी या जिसके बारे में कभी सोचा था। लेकिन बेथ जानती थी कि वे न तो ऑर्डर से थे, न ही वे गिल्ड ऑफ आर्काना से थे। सच तो यह है कि वे क्वींस क्षेत्र से भी नहीं थे। अगर वे होते तो वे शहर के दूसरी तरफ से उत्तर की ओर मुंह करके आते और गोल्डन रोड से जुड़ते। उन्हें किसी से मदद न मिलने का मुख्य कारण ये था कि भूकंप के कारण खतरनाक वातावरण से होकर गाड़ी या फेरी वालों के लिए निकलना बेहद मुश्किल था। लेकिन अब ये गाड़ियां, अगर इन्हें ऐसा कहा भी जा सकता है, अपने साथ सेना के बराबर दूतों को लेकर आ रही थीं। बेथ और अन्य वरिष्ठ लोग निश्चिंत थे कि वे क्वींस क्षेत्र से नहीं थे। इतना ही नहीं, बल्कि ऐसा लग रहा था कि वे क्वींस क्षेत्र में किसी ऐसी जगह से आ रहे हैं जहां कोई भी नहीं पहुंच सकता। आखिरकार बॉनो ने दूसरी तरफ अपने लिए एक अभेद्य दीवार बना ली थी जिसके पार कोई भी इंसान या गाड़ी कभी नहीं जा सकती थी। एक बुजुर्ग व्यक्ति ने बेथ से पूछा, क्या वे हमें हराने के लिए यहाँ आए हैं? एक बुजुर्ग महिला ने जवाब दिया, इस शहर में उन्हें क्या मिल सकता है? अच्छा, वे कौन हैं? हर किसी के मन में यही सवाल था। वे बस सांस रोककर इंतजार कर सकते थे, क्योंकि घोड़े रहित गाड़ियां अविश्वसनीय गति से उनके शहर की ओर आ रही थीं। ये तो घोड़े से भी तेज है, और वे धातु से बने हैं। यदि इसका वजन इतना अधिक है तो ये सामान्य गाड़ी से अधिक तेज कैसे हो सकती है? कुछ और मिनटों के बाद दूत के सामने खड़ी कैंपर वैन ऑटोमोबाइल अंततः ऑकस टाउन के द्वार पर पहुंच गई। बच्चे उत्साह से उस अजीबोगरीब वाहन के पास पहुंचे, उसे दुनिया का कोई अजूबा मानते हुए। उन्होंने कार के रंगीन शीशों से देखा, ये देखने की कोशिश की कि उसके अंदर कौन या क्या है। बेथ, क्या तुम उस प्रतीक को पहचानती हो? एक बुजुर्ग ने उससे पूछा। गोल्डन रोड के समय के बारे में उसे बहुत कम याद था, लेकिन एक चीज थी जिसके बारे में उसे पूरा यकीन था कि वह कभी नहीं भूलेगी, और वह थी उन सभी परिवारों और व्यवसायों के प्रतीक चिन्ह जो व्यापार के लिए अक्सर ऑकस टाउन आते थे। उन्हें याद है कि सोने के डिजाइनों से सुसज्जित जटिल प्रतीकों का होना वैश्विक बाजार में इसकी महत्ता का सूचक था। वेंडरबिल्ट के व्यापारिक प्रतीक में दुनिया को थामे हुए हाथों को दर्शाया गया था, जो असली सोने से सजे हुए थे। ओसबोर्न कंसोर्टियम के प्रतीक चिन्ह में सड़क पर चलती हुई एक गाड़ी को दर्शाया गया था, जो विश्व भर में किसी भी प्रकार के उत्पाद बेचने की उनकी क्षमता का प्रतीक था। हेफेस्ट्स कंपनी का प्रतीक एक सुनहरे हथौड़े की तरह था जो सुनहरे निहाई पर वार कर रहा था।
गोल्डस्टोन समूह का चिन्ह उपजाऊ भूमि पर बना एक लकड़ी का घर था, जो रियल एस्टेट और आवास से जुड़ी सभी चीज़ों में उनकी विशेषज्ञता को दर्शाता था। प्रसिद्ध कीमियागर और मरहम लगाने वाले सिंक्लेयर के नेतृत्व में सिनेक्लेयर के एलिक्सिर में एक कंपनी का लोगो था, जिसमें स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रतिनिधित्व करने वाली एक सुनहरी माला दिखाई गई थी। बेथ को केवल यही बड़ी कंपनियां याद थीं जिनके पास इस वाहन जैसी अजीबोगरीब चीज़ बनाने के लिए धन और जनशक्ति थी। वह नहीं जानती थी कि ये घोड़े रहित गाड़ियां कैसे काम करती हैं, लेकिन वह सिर्फ सामग्री से जानती थी कि इनका निर्माण सस्ता नहीं था। हालांकि जब उसने इस कार के बगल में प्रतीक को देखा तो उसे कुछ भी याद नहीं रहा। इसके दरवाजे के किनारे एक साधारण आर्क था। ये सुरुचिपूर्ण था, लेकिन ज्यादातर कंपनियों की तरह भड़कीला या आकर्षक नहीं था। बेथ ने स्वीकार किया, मुझे नहीं पता कि इनका मालिक कौन है, लेकिन मुझे पता है कि वे गोल्डन रोड के युग के दौरान मौजूद नहीं थे, और वे निश्चित रूप से क्वींस क्षेत्र से नहीं हैं। अगर उसने जो कहा वह सच था, तो उनके पास केवल एक ही संभावना थी जिसके बारे में वे सोच सकते थे। क्या वे विदेश से हैं? एक बुजुर्ग ने पूछा। बेथ न तो उनके अनुमान की पुष्टि कर सकती थी और न ही इनकार कर सकती थी, लेकिन एलियन घोड़े रहित गाड़ियों को देखते हुए यह एकमात्र संभावना लग रही थी। बाकी बुजुर्गों और वरिष्ठों ने उत्सुकता से लेकिन सतर्क रवैये के साथ ऑटोमोबाइल को देखा, जो बच्चों के बिल्कुल विपरीत था, जो वाहनों के प्रति अपने दृष्टिकोण में बस खुश मिजाज थे। हेलो टिल्डर, क्या कोई है? क्या आप हमारी मदद करने के लिए यहाँ हैं? वे कैंपर वैन ऑटोमोबाइल में भीड़ लगा रहे थे, इससे पहले कि दरवाजा आखिरकार एक जोरदार क्लिक के साथ खुला, जिसने बच्चों को आश्चर्यचकित कर दिया। वे सभी धीरे धीरे दरवाजे से दूर चले गए, ताकि उसके निवासियों को आखिरकार सभी को खुद को दिखाने का मौका मिले। हम आखिरकार यहाँ आ ही गए। बॉस कहाँ है? वीर ने अपना शरीर फैलाते हुए कहा। जब से ध्रुव उनके पीछे से गायब हुआ है, वे उसे पकड़ने की कोशिश में बिना रुके सड़कों पर यात्रा कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि यात्रा के बीच में कोई ब्रेक नहीं। हम कहाँ हैं? क्या ये ऑकस टाउन है? शर्वानी ने अपने आसपास का जायजा लेते हुए पूछा। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह इतना बर्बाद दिखाई देगा। ओह, लोग हमें देख रहे हैं, प्रताप ने बड़बड़ाते हुए कहा। शर्म से वीर के पास जाकर उसके पीछे छिप गया। बच्चों ने ड्रैगनबोन को बड़ी आंखों से देखा, उनके मस्त शल्क और सिर के ऊपर घुमावदार सींगों को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने पहले कभी इतने मस्त दिखने वाले अर्धमानव नहीं देखे थे। वाह, ये वाकई बहुत बढ़िया है। मिस्टर, आप क्या हैं? बच्चों में से एक लाल शल्क वाले अर्जुन के पास गया और प्रशंसा से उसकी ओर देखा। ओह, मैं एक शक्तिशाली ड्रैगनबॉर्न हूँ, अर्जुन ने कहा, अपनी मांसपेशियों को लचीला बनाते हुए और बच्चों के लिए कुछ भूसे मारते हुए, जो बच्चों को बहुत पसंद आया क्योंकि उन्होंने हवा में छोड़े गए हर भूसे के लिए जयकार की। इस बीच बेथ और बाकी वरिष्ठों ने ड्रैगनबॉर्न को देखा और प्रसिद्ध ड्रेकोनियन जाति के साथ उनकी समानता का एहसास किया, विशेष रूप से उनके शल्कयुक्त शरीर और सिर पर ड्रेकोनिक झालरों के साथ। वे केवल एक ही निष्कर्ष पर पहुंच सके, वे विदेश से आए थे। अध्याय 155 पुनर्जन्म कंपनी प्रतिनिधि। गोल्डन रोड व्यापार के कारण ऑकस टाउन एक ऐसा स्थान हुआ करता था जहां मरमेन और ड्रेकोनियन दोनों ही अक्सर आते थे, इसलिए बेथ और शहर के कुछ बुजुर्ग लोगों ने इन अजनबियों में ड्रैगन के खून की उपस्थिति को पहचान लिया। एक ही नज़र में वे जान गए कि ड्रैगनबोन जादू और प्रतिभा से भरपूर थे, जो उनके ड्रैकोनिक वंश का संकेत था। माफ करना महान प्राणियों, बेथ ने ड्रैगनबोन के पास आदरपूर्वक कहा। क्या हमें आपका नाम जानने का सम्मान मिल सकता है? ड्रैगनबोन में से केवल एक ही शर्वनी थी जो उसके सवाल का जवाब दे सकती थी। वीर उब गया था, अपने शरीर को खींच रहा था। प्रताप किसी से बात करने से बहुत डरता था, और अर्जुन अपने साथी बच्चों को अपना हुनर दिखाने में व्यस्त था। हम रीबॉर्न कंपनी का प्रतिनिधित्व करते हैं, उसने गर्व से उत्तर दिया। बेथ और बाकी बुजुर्गों ने एक दूसरे की ओर देखा और उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने इस कंपनी के बारे में पहले कभी नहीं सुना था। हमें गर्व है कि आपने हमारे शहर में उतरने का फैसला किया है, लेकिन मुझे डर है कि हमारे पास आपके वंश के एक दल का उचित तरीके से स्वागत करने के लिए संसाधन नहीं है। हम आपकी वर्षों की यात्रा को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहते, लेकिन हमारे शहर की हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ऑकस टाउन के बाकी स्थानीय लोगों ने ड्रैगनबॉर्न के सामने सिर झुकाया और अपनी अपर्याप्तता के लिए माफी मांगी। ड्रेकोनियन जाति के किसी दूत का स्वागत करने के लिए कम से कम एक सप्ताह तक भीड़ों और गायों का भोज आयोजित करना पड़ता था। कुछ नहीं हुआ, बस कुछ ही दिन, वीर ने लापरवाही से कार से टिककर कहा। बेथ ने अपना सिर झुकाया। बस कुछ दिन, माफ करना मुझे पूछने के लिए, लेकिन क्या आप विदेश से नहीं आए? ड्रैगनबॉर्न ने अपना सिर हिलाया। फिर शर्वानी ने उनके पीछे की ओर इशारा किया, महाद्वीप को विभाजित करने वाले ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों के ठीक बगल में समतल मैदानों की ओर। हम किंग्स क्षेत्र से आए हैं, शर्वानी ने उत्तर दिया। इससे स्थानीय लोग और भी भ्रमित हो गए। अगर ड्रैगनबोन किंग्स क्षेत्र से आए थे, तो वे केवल रघुनाथ डॉम से होकर ही यात्रा कर सकते थे।
लेकिन ये सर्वविदित था कि रघुनाथ डॉम ने शक्तिशाली ड्रैकोनियन जाति से भी किसी भी तरह का व्यापार करने से इनकार कर दिया था। क्या ड्रैगन रानी ने रघुनाथ को समझौते के लिए राजी कर लिया है? बेथ ने मन ही मन सोचा। ड्रैगन क्वीन, अर्जुन ने बीच में कहा। नहीं, ये हमारे बॉस हैं जिन्होंने रघुनाथ के साथ समझौता किया है। बेथ इससे ज्यादा उलझन में नहीं पड़ सकती थी। कोई कंपनी रघुनाथ डॉम के साथ गठबंधन करने में सक्षम थी। इससे धातु की गाड़ियों की व्याख्या हो जाएगी। ये रीबॉर्न कंपनी क्या है? गोल्डन रोड के शिखर पर भी उसने कभी किसी बौने प्रतिनिधि के व्यापार में भाग लेने के बारे में नहीं सुना था। यहाँ तक कि जब बौनों के लिए लाखों सोने के सिक्कों में मुनाफा बढ़ सकता था, तब भी उन्होंने अपनी बंद दरवाजे की नीति में कभी कोई बदलाव नहीं किया। अब क्या कोई एक कंपनी उन जिद्दी बौनों का मन बदलने में सक्षम थी? न तो सारे ड्रैगन और न ही सारे कल्पित बौने, बल्कि सिर्फ एक कंपनी। अगर गोल्डन रोड अभी भी स्थापित होता तो ये खबर फैल जाती और पूरे क्वींस क्षेत्र में फैल जाती। इसमें बस कुछ ही दिन लगते, इससे पहले कि हर कोई बौने पदार्थों के बारे में पूछताछ करने के लिए रीबॉर्न कंपनी के दरवाजे खटखटाने लगता। उदाहरण के लिए, दमिश्क स्टील एक बहुत ही लोकप्रिय वस्तु होगी। गोल्डन रोड में भी जब भी इसे बाजार में लाया जाता था तो बोली लगाने की होड़ मच जाती थी। हेफेस्ट्स कंपनी अपनी सारी दमिश्क को खरीदने के लिए पैसे को हवा में उड़ाने की अपनी क्षमता के लिए प्रसिद्ध थी। बेथ ने टिप्पणी की, गोल्डन रोड के गायब होने के बाद बाजार में बहुत कुछ बदल गया है। लेकिन जैसा कि हमने कहा, हमारा शहर आपकी पार्टी का स्वागत करने के लिए अच्छी स्थिति में नहीं है। कृपया ड्रैगन क्वीन को हमारी माफी बताएं। हम ड्रैगन क्वीन की सेवा नहीं करते, शर्वानी ने तुरंत जवाब दिया। बेथ ने उनके चेहरों को ड्रैकोनिक प्रभाव से भरा हुआ देखा। अगर वे ड्रैगन जाति का हिस्सा नहीं थे तो वे क्या थे? मुझे विश्वास है कि मैं इस गलतफहमी को सुलझा सकती हूँ, एक महिला की आवाज ने कहा। आन्या और उसकी राक्षसी साथी एग्नेस ध्रुव की कैंपर वैन के पीछे वाली कार से बाहर आईं। मोंटगोमरी परिवार की सबसे छोटी बेटी। बेथ को याद आया, उसे याद आया कि कुछ हफ्ते पहले जब छोटी लड़की उनसे मिलने आई थी। चूंकि वह मोंटगोमेरी की रहने वाली थी, इसलिए बेथ और स्थानीय लोग आन्या के साथ बहुत सम्मान से पेश आते थे। आखिरकार उनका परिवार हर दिन गोल्डन रोड पर होने वाले बहुत से संघर्षों और झगड़ों को संभालने के लिए मशहूर था। उनके पास विवादित मामलों के परिणाम तय करने का अधिकार था, जिसका अर्थ था कि क्वींस क्षेत्र के प्रत्येक क्षेत्र में उनके पास काफी शक्ति थी। लेडी आन्या, बेथ ने झुककर प्रणाम किया और आन्या ने भी झुककर प्रणाम किया। क्या आप हमें रीबॉर्न कंपनी के बारे में बता सकती हैं? जैसा कि आन्या से अपेक्षा थी, उसने जल्दी ही ऑकस टाउन के स्थानीय लोगों को किंग्स क्षेत्र में घटित हो रही घटनाओं से अवगत करा दिया, जिसे वे समझ सकें। उसने उन्हें रीबॉर्न राष्ट्र के बारे में बताया तथा बताया कि किस प्रकार रीबॉर्न बाजार वाले प्रत्येक क्षेत्र में पानी और भोजन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। बेथ और बच्चे हर बार चौंक जाते थे जब आन्या उन्हें बताती थी कि रीबॉर्न कंपनी ने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की हैं। समतल कंक्रीट की सड़कों से लेकर मुक्त बहते पानी तक, सब कुछ एक सपने जैसा लगता था। सितारों का शहर, वाह, एक बच्चे ने कहा, उसकी आंखें चमक रही थीं। उस जगह पर हर कोई कुछ सिक्कों के साथ धातु की गाड़ी की सवारी कर सकता है। मैं वहां जाना चाहता हूं। मैं वहां रहना चाहता हूं। अर्जुन ने अपने बॉस ब्रो माइक के बारे में तमाम तरह की कहानियां बतानी शुरू कर दी, कुछ झूठ, कुछ बड़ा चढ़ाकर कही गई बातें और कुछ सच। बच्चे आश्चर्यचकित भाव से उसकी कहानियां सुनते हुए उन्हें खा गए। इस बीच बेथ अविश्वास भरे चेहरे से आन्या को देख रही थी। क्या आप रीबॉर्न कंपनी से संबद्ध हैं? आन्या ने सिर हिलाया। मैं उनकी थोड़ी मदद कर रही हूँ। बेथ को इस बात पर यकीन नहीं हुआ। एक मोंटगोमरी और एक राजनयिक के रूप में आन्या को एक निष्पक्ष न्यायपालिका माना जाता था जो किसी भी पार्टी के पक्ष या खिलाफ कोई पक्षपात नहीं रखती थी। मोंटगोमेरी दंपत्ति न्यायाधीशों की तरह काम करते थे, इसलिए जब भी कोई मामला उनके साथ जुड़ा होता था तो बहुत से लोग उनका पक्ष लेने की कोशिश करते थे। कुछ राजपरिवारों और धनी व्यापारियों ने मोंटगोमरी का पक्ष लेने की कोशिश की लेकिन असफल रहे। लेकिन अब किंग्स क्षेत्र की एक कंपनी मोंटगोमरी की सबसे छोटी बेटी का पक्ष जीतने में सफल हो गई, जो अपनी दादी की अगली उत्तराधिकारी बनने के लिए तैयार थी। आन्या संपूर्ण मानव जाति की सर्वोच्च न्यायाधीश बन सकती है, और यदि रीबॉर्न कंपनी के पास उसके स्तर का कोई व्यक्ति होता तो यह आसानी से उन्हें अत्यधिक अनुचित लाभ पहुंचा सकता था। अध्याय 156 रोटी का बदला चुकाना। रीबॉर्न कंपनी के पास बहुत ही उन्नत तकनीक थी। उनके पास ड्रैकोनियन जाति के बराबर के अर्धमानव थे। उन्हें मोंटगोमरी की मदद मिली थी और सबसे बढ़कर उन्हें रघुनाथ डॉम के साथ व्यापार करने का विशेषाधिकार मिला था, ऐसा कुछ जो पहले कभी किसी ने नहीं किया था। इन सब बातों ने बेथ को आश्चर्यचकित कर दिया। इस कंपनी के पीछे कौन मास्टरमाइंड था? कौन कुछ ही सालों में इस व्यवसाय को इतना सफल बनाने में सक्षम था? बेथ ने यथासंभव सम्मानपूर्वक कहा, रीबॉर्न कंपनी के लिए हम आभारी हैं कि आपने हमें अपनी उपस्थिति से सम्मानित किया।
वह ओसबोर्न कंसोर्टियम, गोल्डस्टोन ग्रुप और यहाँ तक कि वैंडरबिल्ट बिजनेस जैसी प्रतिष्ठित कंपनी की उपस्थिति में थी। हमें ये खुशी किस चीज़ से मिली है? उसने उनसे पूछा। सबसे पहले हम अपने बॉस से मिलने आए हैं। उन्हें यहीं होना चाहिए, शर्वानी ने अपनी आंखों से आसपास के माहौल को देखते हुए कहा। बेथ यह सुनकर घबरा गई। उसे यह सोचकर घबराहट हो रही थी कि कहीं आसमान में एक बड़ा सा ड्रैगन उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। उसके दिमाग में एकमात्र प्राणी जो इतनी सफल कंपनी बना सकता है वह ड्रैगन है। हम आपके बॉस से नहीं मिले हैं, बेथ ने ड्रैगन बॉर्न को प्रणाम करते हुए कहा। ओह, वह यहाँ है। भगवान ध्रुव। शर्वानी ने बेथ के पीछे हाथ हिलाया क्योंकि उसने पृष्ठभूमि में परिचित सुनहरे बालों वाले लड़के को देखा था। ऐसा लग रहा था कि ध्रुव अभी भी गोल्डन रोड के खंडहरों को देखने में व्यस्त था। जब शर्वानी ने उसे हाथ हिलाया तभी उसने आखिरकार प्रतिक्रिया दी और उन्हें वापस हाथ हिलाया। इस बीच बेथ ने शर्वानी को अजीब नज़रों से देखा। उसे यह समझने में कुछ सेकंड लगे कि वह उसकी तरफ नहीं बल्कि उसके पीछे हाथ हिला रही थी। आपका अगला अध्याय माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर पर आपका इंतजार कर रहा है। उसने पलटकर देखा तो वहां कुछ बच्चों और उनके सबसे नए साथी ध्रुव के अलावा कोई नहीं था। रुको, ध्रुव। ड्रैगनबोन ध्रुव के पास पहुंचे और खुशी खुशी उसका स्वागत किया, मानो वह बहुत समय से गायब था। हम यहाँ हैं, बॉस। नमस्ते, भाई माइक। क्या मुझे भी वह छाया क्षमता मिल सकती है? कृपया, प्लीज, मैं भी टेलीपोर्ट करना चाहता हूँ। ध्रुव ने हंसते हुए अर्जुन को सांत्वना दी। माफ करना भाई, इसके लिए तुम्हें शारीरिक कला कौशल की आवश्यकता है। जब मुझे और मंत्र मिल जाएंगे तो मैं इसे तुम्हारे कौशल के अनुसार संशोधित करूंगा। आन्या भी उसके पास आए और मुंह बनाकर बोली, क्या उस शैडो jutsu के लिए कोई +1 नहीं है? इस बीच बेथ और बाकी स्थानीय लोग ये दृश्य देखकर दंग रह गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि जिस बॉस के बारे में वे बात कर रहे थे वह वही ध्रुव था जो हाल ही में उनके साथ जुड़ा था। अरे, किसी ने कभी नहीं सोचा होगा कि एक 11 वर्षीय लड़का पूरे महाद्वीप में सबसे तेजी से बढ़ते व्यवसायों में से एक का प्रभारी था। ध्रुव, क्या ये सच है? बेथ ने पूछा, उसके चेहरे पर अविश्वास साफ झलक रहा था। ये सभी गाड़ियां आपकी हैं? क्या आपके पास भोजन और पानी वाला अपना राष्ट्र है? इसका मतलब है कि आप हजारों सोने के सिक्के कमाएंगे। बच्चे उसके चारों ओर उसी तरह से भीड़ लगा रहे थे जैसे वे उसे रोटी का एक टुकड़ा देते समय उसके चारों ओर भीड़ लगा रहे थे, लेकिन अब वे उसे आश्चर्य से घूर रहे थे। हे, हाँ, मैं रीबॉर्न कंपनी का मालिक हूँ, उसने कबूल किया, हालांकि थोड़ा दोषी महसूस करते हुए। मुझे तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था, लेकिन ये कैसे संभव है? तुम तो अभी बच्चे हो, बेथ ने आश्चर्य से कहा। जिस असहाय छोटे बच्चे पर उसे दया आती थी वह अरबपति निकला। मैंने ऐसा अक्सर सुना है, उसने उससे कहा। हालांकि मैं इसका जवाब सिर्फ यही दे सकता हूँ कि मैं जितना दिखता हूँ उससे ज्यादा उम्र का हूँ। लेकिन क्यों? ध्रुव ने उसका सामना किया। मैं खुद इस जगह पर जाना चाहता था। तुम्हें पता है, इसे अपनी आंखों से देखना चाहता था, और जो मैंने देखा उससे मैं दंग रह गया। आपको अपना खाना मेरे साथ साझा करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन आपने ऐसा किया, भले ही आप सभी के पास खाने के लिए बहुत कम था। इस वातावरण में मौजूद कठोर परिस्थितियों के बावजूद आपने मेरी मदद करने में संकोच नहीं किया। अब मैं आप सब लोगों द्वारा मुझे दी गई रोटी का बदला अपनी ओर से एक छोटा सा उपहार देकर चुकाना चाहता हूँ। इसके बाद उन्होंने शर्वानी की ओर मुड़कर उससे पूछा, क्या हमारा सामान अच्छी स्थिति में पहुंचा? सफेद बालों वाली उत्सुक ड्रैगनबोन ने अपना सिर हिलाया और ध्रुव को वे ट्रक भेंट किए जो वे अपने साथ लाए थे। उसकी उंगलियों के एक झटके से ट्रक का पिछला दरवाजा धीरे धीरे सबके सामने खुल गया, और सबसे पहली चीज जो बेथ ने नोटिस की वह थी गंध। ये जानी पहचानी सी लगी। ये सिर्फ एक अलग गंध नहीं थी, बल्कि कई गंधों का मिश्रण था जिसने उसकी यादें ताज़ा कर दीं। उसे तुरंत वह समय याद आ गया जब वह बच्ची थी और गोल्डन रोड पर टहलते हुए सड़कों के किनारे दुकानों पर फलों, सब्जियों और सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों के ढेर देखती थी। बेथ ने धीरे से अपनी आंखें खोली और देखा कि ट्रक की छत तक ढेर सारा खाना रखा हुआ है। बाकी बच्चे और यहाँ तक कि कुछ बड़े लोग भी ट्रक के पास चले गए, ये देखने की कोशिश करते हुए कि वे जो देख रहे हैं वह सच है या नहीं। ये है कि मैं इसे सूंघ रहा हूँ, इसकी खुशबू अच्छी है। भोजन, अंततः भोजन। एक ट्रक पत्तेदार सब्जियों से भरा था जो लंबी यात्रा के बावजूद अभी भी ताज़ा और नम थीं। अगला ट्रक फलों से भरा था जो अलग अलग रंगों और स्वादों के साथ विदेशी और आम दोनों तरह के थे। और अंत में एक ट्रक मांस से भरा हुआ लग रहा था जो ट्रक के फ्रोस्टिंग कंटेनर में पूरी तरह से जम गया था। मांस! बेथ चिल्लाए। इतनी बड़ी मात्रा में भोजन की मौजूदगी देखकर वह भी घबरा गई। वह पत्तेदार गोभी, पालक और बहुत कुछ के डिब्बों में सचमुच तैर सकती थी। यह क्या है? उसने ध्रुव से पूछा। वह मुस्कुराए और कंधे उचकाए। यह उनकी विशिष्ट हरकत थी। और क्या, यह आप सभी के लिए मेरा उपहार है। जी भरकर खाओ।
जब तक मैं यहाँ हूँ भूख और प्यास नहीं लगेगी, उन्होंने घोषणा की। लेकिन उनमें से कोई भी नहीं हिला। ये सच होने से बहुत अच्छा था। उन्हें डर था कि अगर वे हिले तो किसी तरह इस सपने से जाग जाएंगे। ध्रुव को इतना गुस्सा आ गया कि वह ट्रक पर चढ़ गया और ओर्कस टाउन के भूखे स्थानीय लोगों की ओर सेब, अंगूर, संतरे और हर तरह के फल फेंकने लगा। उन्होंने जितना संभव हो सका उतना पकड़ा, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि कुछ भी बर्बाद हो। बच्चों के लिए यह पहली बार होगा जब वे अपना पेट भर सकेंगे। अध्याय 157 चिल गाय हेल्पिंग। ध्रुव और प्रीतम ने अपने साथ लाए गए सभी खाद्य पदार्थों और संसाधनों को ओर्कस टाउन के भूखे स्थानीय लोगों में बांटना शुरू कर दिया। उन्हें मेज पर रखे स्वादिष्ट फलों के ढेरों पर भीड़ लगाने में ज्यादा समय नहीं लगा। बच्चे इस समय जितना हो सके उतना खाना चाहते थे, लेकिन वे इस बात का बदला नहीं चुकाना चाहते थे कि बुजुर्गों ने उन्हें इस समय कितना एहसान किया है। उन्होंने शहर के प्रत्येक घर में जाकर घरों में सो रहे बुजुर्गों को जगाना शुरू कर दिया। माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर पर अधिक अनुभव प्राप्त करें। उठो, खाना है, खाना, बाहर आओ, रीबॉर्न कंपनी ने हमें कुछ खाने को दिया है। बुजुर्ग लोग सुस्ती के साथ उठे। कुछ को तो कुपोषण के कारण खड़े होने में भी कठिनाई हो रही थी। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मैं तुम्हें दिखाता हूँ। देखो, बच्चों ने उन्हें बाहर ले जाकर खड़ा कर दिया, जहाँ हर तरफ टेबल बिछी हुई थी, जिन पर कम से कम 20 हाथियों को खिलाने के लिए पर्याप्त भोजन रखा हुआ था। यहाँ तक कि बर्तनों में मांस और सब्जियों का सूप भी गर्म किया जा रहा था, जो उनके शरीर में ठंड से लड़ने के लिए पर्याप्त था। उन्हें लगा कि वे अभी भी सो रहे हैं और सपना देख रहे हैं। चलो खाना खाते हैं, ध्रुव ने कहा और उसने सूप को कटोरों में डालना शुरू किया और पंक्ति में खड़े हर व्यक्ति को बांटना शुरू किया। अपने हाथों में गर्म मांस और सब्जी का सूप देखकर ओर्कस टाउन के बुजुर्ग स्थानीय लोग खुद को हंसने और रोने से नहीं रोक पाए। सूप को मुंह में डालते समय उसकी गर्माहट एक ऐसी अनुभूति थी जिसने उन्हें एहसास दिलाया यह असली था। बच्चे इतने भावुक नहीं थे। उन्होंने एक ही बार में सूप पी लिया और कटोरे से उसका एक एक टुकड़ा चूसते रहे। प्रीतम ने जल्दी से उनका सूप भर दिया, जिससे बच्चे बहुत खुश हो गए। ध्रुव ने संतुष्ट मुस्कान के साथ यह सब देखा। ओर्कस टाउन की भूख आखिरकार मिट गई। अब उन्हें बस एक और चीज की जरूरत थी, पानी। उसने नीचे देखा और अपने सर्वोच्च कौशल एकता एकत्रीकरण का प्रयोग करके भूमिगत उपस्थित समस्त मन का निरीक्षण किया। बेशक उसने जो कुछ भी देखा उसमें से ज्यादातर धरती का मैना था, लेकिन अपनी तेज नज़र और मैना के प्रति अत्यधिक संवेदनशीलता के साथ वह जमीन के नीचे मौजूद भूमिगत पानी की एक नस का पता लगाने में सक्षम था। वहां एक जलभृत था। पानी को देखते ही ध्रुव ने अपना हाथ खोला और जमीन के नीचे मौजूद पानी के अणुओं को पकड़ लिया तथा उन्हें अपने पास आने का इशारा किया। पानी एक सीधी रेखा में ऊपर उठने लगा, धीरे धीरे मिट्टी और चट्टानों की परतों को तोड़ता हुआ। कोई भी बाधा इतनी कठोर नहीं थी कि इन जलमानों को ध्रुव के आदेशों का पालन करने से रोक सके। अंततः फर्श को तोड़ते हुए एक विशाल गीजर का निर्माण हुआ जो लगभग आसमान तक पहुंच गया। वाह, ओह! बैथ और बुजुर्गों ने जमीन में गड़गड़ाहट महसूस की और सोचा कि एक और भूकंप उनकी ओर आने वाला है। लेकिन तभी उन्होंने देखा कि अचानक ही जमीन से पानी फूट पड़ा, जो पत्थर की सड़क को चीरता हुआ बाहर आया, जिससे धुंध पैदा हो गई, जिससे कुछ देर के लिए आसमान में इंद्रधनुष बन गया। वाह, पानी! हा हा हा, मैं नहा रहा हूँ, मैं सब कुछ पी जाऊंगा। हे, बारिश हो रही है। बच्चे तुरंत पानी की ओर बढ़े, खुद को भीगने दिया जैसे कि साफ आसमान में तूफान आ गया हो। वे जितना हो सके उतना पानी पीने लगे, जमीन से छिड़कने वाले शुद्ध पानी की धुंध को पकड़ते हुए। यहाँ तक कि ओर्कस टाउन के बुजुर्ग और वरिष्ठ नागरिक भी कुछ समय के लिए फिर से बच्चों में बदल गए, जब वे गीजर में मस्ती कर रहे बच्चों के साथ शामिल हो गए। वे कूद पड़े, खुशी मनाए और नाचने लगे। ऐसा लग रहा था मानो वे किसी मदहोशी में हों। आखिर उन्हें ऐसा दिन और कब देखने को मिलेगा? वे पौष्टिक भोजन से भर चुके थे और अब वे बहते पानी की मौजूदगी में थे। उनमें से कुछ लोग तो घड़े, मिट्टी के बर्तन और जो कुछ भी उन्हें मिल गया उसे लेकर आए ताकि वे जितना संभव हो सके उतना पानी जमा कर सकें। उन्हें पता था कि बारिश जल्दी नहीं होगी, इसलिए ये लंबे समय तक उनके लिए पानी का एकमात्र स्रोत होगा। चिंता मत करो, ध्रुव ने उन्हें आश्वासन दिया। हम हर दिन आप सभी के पीने के लिए उस जल स्रोत का उपयोग सुनिश्चित करेंगे। रिबॉनियन इंजीनियरों को उनका काम बताने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि उन्होंने तुरंत अपने आसपास के वातावरण का सर्वेक्षण करना शुरू कर दिया तथा यह आकलन करना शुरू कर दिया कि वे प्लम्बिंग प्रणाली का निर्माण किस प्रकार करेंगे। ओर्कस टाउन को अब अपने दैनिक जीवन को चलाने के लिए पानी और भोजन मिलेगा। वे लंबे समय से मदद मांग रहे थे, लेकिन कोई भी उनकी मदद के लिए नहीं आया। यह एक ऐसी स्थिति थी कि उन्हें अब यह विश्वास नहीं था कि कोई उनकी मदद के लिए आएगा। लेकिन अब अचानक ध्रुव और उसकी रिबॉर्न टोली जंगल से बाहर आ गई और उन्हें पूरे साल के लिए पर्याप्त भोजन दे गई। वे क्वींस क्षेत्र से भी नहीं थे, वे किंग्स क्षेत्र से थे और उन्हें अपनी वर्तमान स्थिति के बारे में कुछ भी पता नहीं था, न ही वे पहले क्या थे।
जब सभी ने अपने अपने खाने का आनंद लिया तो बेथ ने ध्रुव के पास जाकर अपने कदमों में थोड़ी असहजता महसूस की। उसे नहीं पता था कि अब वह उससे कैसे बात कर सकती है। इससे उसे याद आया कि कैसे उसने ध्रुव को एक खोए हुए अनाथ बच्चे के अलावा कुछ नहीं समझा, न कि रिबॉर्न कंपनी जैसे किसी बड़े व्यवसाय का मालिक। सर ध्रुव, हम नहीं जानते कि आपका कर्ज कैसे चुकाएं। मैं तो बस वही चुका रहा हूं जो तुमने मुझे दिया। निराशा के समय में तुमने मुझे अपनी रोटी दी और मुझे अपना ही समझा। अब मैं तुम्हें अपना ही मानता हूं, और मैं ये सुनिश्चित करता हूं कि किसी भी रिबॉर्नियन को कभी भी भोजन या पानी की कमी न हो। हमारे पास संसाधनों की भरमार है, इसे बड़ी बात समझने की कोई जरूरत नहीं है, उसने कंधे उचकाते हुए उससे कहा। बेथ भावुक हो गई और उसके सामने झुक गई। कृपया, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, ध्रुव ने हाथ हिलाते हुए कहा। लेकिन तुमने हमारे शहर को विलुप्त होने से बचा लिया है। तुम्हारे बिना हम भूख से मर जाते। मैं तुम्हारे साथ पहले की तरह दयनीय बच्चे जैसा व्यवहार कैसे कर सकता था। ध्रुव का सूप पीते हुए गला लगभग रुक गया। दयनीय? क्या मैं वाकई इतना बुरा देख रहा हूँ? भगवान ध्रुव, इसीलिए हम आपको अपने कद के हिसाब से कुछ और पहनने के लिए कहते रहते हैं, शर्वणी ने बीच में कहा। हमने आपके पहनने के लिए पहले से ही एक शाही पोशाक तैयार कर रखी है, जिसे हमारी खदानों से लाए गए सोने और बौनों से मिले रत्नों से सजाया गया है। ध्रुव ने तुरंत सिर हिला दिया। उसे सादे कपड़े पहनना पसंद था। आखिरकार वह एक शांत व्यक्ति था। अध्याय 158 कड़वा नाश्ता। ऑकस्टाउन के स्थानीय लोगों ने पूरे दिन ध्रुव द्वारा उनके लिए तैयार किए गए भोज का आनंद लिया। बच्चों में से एक ध्रुव के पास गया और उसे अपना एक उपहार देकर उसके उपहार के लिए धन्यवाद दिया। उसने सभी प्रकार की वस्तुएं निकालीं जो उसने हमेशा अपने पास रखी थीं, तथा जिन्हें उसने ऑकस्टाउन के पिछले किराएदारों के मलबे और खंडहरों से उठाया था। मेरे पास बस इतना ही है, उसने कहा। मुझे उम्मीद है कि यह आपके द्वारा हमें दिए गए सारे भोजन का भुगतान करने के लिए पर्याप्त होगा, श्रीमान। ध्रुव को यह उपहार बहुत पसंद आया और उसने उपहार स्वीकार कर लिए। उसे जंग लगे गहने, कपड़ों के गंदे लेकिन रंगीन बटन, देवी के लकड़ी के ताबीज, कंघी और अन्य ऐसी चीजें दी गईं जो गोल्डन रोड के समय में महत्वपूर्ण मूल्य रखती थीं। उन्होंने उनकी सराहना की, भले ही उनका कोई वास्तविक मूल्य नहीं था। धन्यवाद, उसने उससे कहा। माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर से जुड़े रहें। यह देखकर अन्य बच्चों ने अपना सामान निकालना शुरू कर दिया और ध्रुव को भोजन और पानी के लिए भुगतान देना शुरू कर दिया। बेशक, उसने उन्हें स्वीकार कर लिया। अगर वह ऐसा नहीं करता तो यह उसकी असंवेदनशीलता और स्वार्थीता होती। आखिरकार इन गहनों ने उसका शुक्रिया अदा करने में अपनी ईमानदारी दिखाई थी। ऐसे ही एक बच्चे ने ध्रुव को जंगल में मिला एक अजीब बादाम के आकार का बीज दिया। ये बहुत कड़वा होता है, बच्चे ने कहा। हम कभी कभी इसे खा लेते हैं, लेकिन हम ज्यादा नहीं खा सकते क्योंकि इससे हमारा पेट दुखेगा। ध्रुव ने अपने हाथों में बीज को देखा और उसे लगा कि यह उसके लिए जाना पहचाना है। इसमें फल और अखरोट की खुशबू का मिश्रण था, जिससे उसे लगा कि उसने अपने पिछले जन्म में इस तरह का बीज पहले भी देखा है। श्रेया 3। ओह, क्या तुम इस बीज को पहचानती हो? इस बीज की आणविक संरचना थियोब्रोमा कोको वृक्ष द्वारा उत्पन्न फल से काफी समानता रखती है, जिसे कोको बीन्स के नाम से भी जाना जाता है। श्रेया 3 ओ ने समझाया। दूसरे शब्दों में कहें तो ध्रुव अपने हाथों में चॉकलेट पकड़े हुए था। वह स्वादिष्ट नाश्ता जिसने पिछले जन्म में अरबों लोगों को मोहित किया था, अब उसके हाथ में था। अपने शुद्धतम रूप में। कोई नहीं जानता था कि यह बीज कितना मूल्यवान है। जैसा कि बच्चे ने कहा, जो कोई भी कोको बीन्स को कच्चा खाने की कोशिश करेगा, उसे केवल कुछ कड़वा ही लगेगा, लेकिन ध्रुव जानता था कि वह इसे इस दुनिया की सबसे मीठी चीज में बदल सकता है। तुम्हें ये कहाँ मिला? उसने बच्चों से पूछा। उन्होंने कहा, ये जंगल में है, लेकिन ज्यादातर पेड़ कुचले गए हैं या जमीन की दरारों में गिर गए हैं। ध्रुव ने उन्हें धन्यवाद दिया और तुरंत उड़ान मंत्र का प्रयोग कर सीधे जंगल की ओर चल पड़ा, जिससे बच्चे आश्चर्यचकित हो गए और वे आश्चर्य से दंग रह गए। ऑकस्टाउन के आसपास के पूरे जंगल का विहंगम दृश्य देखने में उसे बस कुछ ही मिनट लगे, और ऊपर वह भूकंप के कारण आई सभी बड़ी दरारें और दरारें देख सकता था, जिसमें पूरे जंगल के फर्श का बड़ा हिस्सा दूसरे हिस्से के नीचे धंस गया था और एक दरार बन गई थी। अधिकांश पेड़ जड़ से उखड़ गए तथा कुछ पेड़ दरारों की गहराई में गिर गए। श्रेया 3 ओह, क्या आप इस तरह की और भी फलियां ढूंढ सकते हैं? समझ गया। इस दुनिया में कोको जैसी फलियों की मौलिक मन संरचना को याद करना पूरा। मुझे एक हस्ताक्षर मिला है जो आपके हाथों में कोको बीन से मेल खाता है। आपके मस्तिष्क में स्थान संचारित करना। ध्रुव की आंखें चमक उठीं जब उसने अचानक जंगल के फर्श पर कुछ चमकीले धब्बे देखे, और करीब से देखने पर पता चला कि यह वही फलियां थीं जो उसने अपने हाथों में पकड़ी हुई थीं। उन्होंने जो कुछ देखा वह अधिकतर जमीन की दरारों पर था, जो दरारों में गिरने के कारण कुचल गए होंगे, लेकिन भूकंप की आपदा से अभी भी कुछ अछूते रह गए थे। उसने अपना हाथ उठाया और अपना ध्यान कुछ अच्छे कोको बीन्स पर केंद्रित किया जो अभी भी अच्छी स्थिति में थे।
उसने ये सुनिश्चित किया कि जंगल के प्राकृतिक खतरों से पहले से ही खराब हो चुके या क्षतिग्रस्त हो चुके कोको बीन्स को बाहर रखा जाए। उन्होंने कोको बीन्स के अद्वितीय पृथ्वीमान हस्ताक्षर पर ध्यान केंद्रित किया और उन्हें अपने पास खींचा, उन्हें जमीन से उठाया और अपने सामने इकट्ठा किया। सफेद कोको बीन्स एक गुच्छे के रूप में धैर्यपूर्वक तैर रहे थे, ध्रुव के अगले निर्देश की प्रतीक्षा कर रहे थे। कृपया मुझे कोको बीन्स को चॉकलेट में बदलने का तरीका बताएं, श्रेया 3। ओह, जैसे ही यह जानकारी उसके दिमाग में घूमी, उसके मस्तिष्क को एक परिचित अनुभूति हुई, जिससे उसे इस कड़वे कोको बीन को एक अन्य व्यावसायिक अवसर में बदलने का सहज ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसके पूरे विश्व में फैलने की संभावना थी। ये पूरी तरह से दुर्भाग्यपूर्ण था कि भूकंप के कारण कोको के पेड़ पूरी तरह से नष्ट हो गए, अन्यथा यह उनके चॉकलेट व्यवसाय के लिए एक अच्छी शुरुआत हो सकती थी। यदि वह अभी कोई पौधा रोपें, तो उसे पूरी तरह से परिपक्व होने में वर्षों लग जाएंगे, भले ही एनी और अन्य किसान अपने विशिष्ट कौशल और प्रतिभा का उपयोग करके इसके विकास में तेजी लाएं। उन्होंने पहले ही रिबॉर्न नेशन को कुछ बीज वापस भेजने का फैसला कर लिया है ताकि वे तुरंत कोको फार्म शुरू कर सकें, लेकिन अभी के लिए ऐसा लग रहा था कि वह रिबॉर्न उत्पादों की लाइनअप में चॉकलेट नहीं पा सकेंगे। मुझे लगता है कि सांत्वना पुरस्कार यह है कि मेरे पास सभी के लिए चॉकलेट बनाने के लिए पर्याप्त मात्रा में चॉकलेट है। इन कोको बीन्स को चॉकलेट में बदलने के लिए ध्रुव को उन्हें कुछ दिनों के लिए एक कंटेनर में किण्वित करना पड़ा, लेकिन चूंकि इस दुनिया में हर जीवन रूप में किसी न किसी तरह का हल्का मैना होता है, इसलिए ध्रुव आसानी से बैक्टीरिया के विकास को बढ़ावा दे सकता था और किण्वन प्रक्रिया को कुछ ही मिनटों में तेज कर सकता था। अब जब यह अपने मूल सफ़ेद रंग से भूरा हो गया था, तो उन्हें भूनने का समय आ गया था। एक सरल एम्बर मंत्र के साथ वह कोको के प्राकृतिक चॉकलेटी स्वाद को बाहर लाने और कोको निब बनाने में सक्षम था। उन्हें पीसकर गाढ़ा पेस्ट बनाने के बाद ध्रुव ने तरल पदार्थ को परिष्कृत किया और उसे गाढ़ा किया, इससे पहले कि वह अंततः इसे अपने प्रसिद्ध ब्लॉकनुमा आयताकार आकार में बदल सके। बेशक, ध्रुव को चॉकलेट में मिलाने के लिए तथा उसका स्वाद थोड़ा मीठा करने के लिए चीनी और अन्य सामग्री लाने के लिए कुछ समय के लिए रिबॉर्न राष्ट्र लौटना पड़ा। बिना किसी देरी के ध्रुव ने एक निवाला खाया और उसका भरपूर और मीठा स्वाद चखा, जो कुछ ही सेकंड में उसके मुंह में पिघल गया। सफलता। अध्याय 159 मीठी पेशकश। ध्रुव विशाल पत्तियों में लिपटे कई चॉकलेट बार लेकर ऑकस्टाउन लौट आया। वह बाजार के बीच में उतरा और तुरंत ऑकस्टाउन के स्थानीय लोगों ने उसे घेर लिया, यहाँ तक कि ड्रैगनबॉर्न भी उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए। शारवानी इस बात से थोड़ा परेशान थी कि उसने किसी को नहीं बताया कि वह अकेले जा रहा है। भगवान ध्रुव, हम आपके निजी अंगरक्षक हैं, आप कम से कम हमें सूचित किए बिना अकेले नहीं जा सकते। मैं भी गुस्से में हूँ, प्रताप ने शर्माते हुए कहा। ध्रुव ने अपराध बोध से हाथ ऊपर उठाए। माफ करना, लेकिन मैं जंगल में कुछ अच्छा बना पाया। लो, चख लो। शर्वानी, सफेद बालों वाली गंभीर ड्रैगनबोन, जो बहुत गर्व से भरी हुई थी, ध्रुव के उन्हें शांत करने के प्रयास के प्रति ग्रहणशील नहीं थी। शुक्र है कि प्रताप थोड़ा और उत्सुक था, क्योंकि उसने धीरे धीरे ध्रुव के हाथों में अजीब काली पट्टियों पर नजर डाली जो एक आकर्षक गंध छोड़ रही थीं। ये चॉकलेट नामक एक स्वादिष्ट नाश्ता है, क्या आप इसे खाना चाहेंगे? उसने सभी से पूछा। बच्चे उपहार लेने से मना नहीं करते। वे जल्दी से ध्रुव के सामने लाइन में खड़े हो गए और इंतजार करने लगे जब ध्रुव ने उन्हें एक एक चॉकलेट दी। पहले तो उन्हें लगा कि चॉकलेट का स्वाद लकड़ी जैसा है, लेकिन इसका रंग भी अजीब तरह से छाल जैसा ही था। लेकिन एक ही बार में उन्हें चॉकलेट के अंदर छिपी मिठास का एहसास हो गया। जैसे ही उन्होंने एक निवाला खाया, उनकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं, मानो उनके लिए एक पूरी नई दुनिया खुल गई हो। उन्हें कभी नहीं पता था कि भोजन इतना मीठा हो सकता है। ऐसा लग रहा था कि चॉकलेट उनके मुंह में बहुत आसानी से पिघल गई थी, जिससे उन्हें और खाने की इच्छा हुई। वाह, बहुत प्यारा, मैं और अधिक चाहता हूँ। वीर और अर्जुन ने भी ध्रुव से एक चॉकलेट बार ली। वे इस बात से हैरान थे कि इस बार ध्रुव ने क्या क्या अजीब चीजें बनाई थीं, और ड्रैगनबोन के रूप में उनके बदले हुए शरीर विज्ञान के साथ उनकी इंद्रियां और भी अधिक बढ़ गई थीं, जिससे उन्हें चॉकलेट में सभी छोटी छोटी बारीकियों का स्वाद लेने की अनुमति मिली। ये समृद्ध और मिट्टी जैसा था, साथ ही कड़वा और मीठा भी था। अद्भुत, वीर ने एक और निवाला लेते हुए टिप्पणी की। भाई माइक, मुझे और चाहिए, क्या तुम्हारे पास और है? अर्जुन ने कहा। उसकी चॉकलेट बार एक ही बार में आधी खा चुकी थी। बहन, तुम्हें ये जरूर आजमाना चाहिए। प्रताप और शर्वानी दोनों ने अंततः चॉकलेट बार का एक निवाला खाया। यह अच्छी बात है न? क्या अब तुम दोनों मुझे माफ कर दोगे? ध्रुव ने उनसे पूछा। शर्वानी चुप थी, वह अपने चेहरे पर मुस्कान न लाने की पूरी कोशिश कर रही थी, जबकि चॉकलेट उसके मुंह में पिघल रही थी। हाँ, क्या मुझे और मिल सकता है? शर्वानी ने कहा, प्रताप से भी ज्यादा शर्मीली हो गई। ये देखना एक अद्भुत दृश्य बन गया जब शर्वानी के सफेद बाल गुलाबी लाल होने लगे और वह शर्मीली और शर्मिंदा हो गई। मुझे भी, मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए, कृपया और अधिक, प्रताप जोश से चिल्लाया। चिंता मत करो,
मेरे पास सबके लिए पर्याप्त है, उसने उनसे कहा और कई चॉकलेट बार दिखाए जैसे कि वे कार्ड हों। इसी बीच बेथ के पास एक बच्चा आया और उसे एक चॉकलेट बार दिखाया जिसके एक तरफ काटने का स्पष्ट निशान था। मिस बेथ, क्या आप इसे आजमाना चाहेंगी? वह असमंजस में ध्रुव की ओर देखने लगी। उसने कुछ भी नहीं बताया और बस उसे अपनी एक चॉकलेट दे दी। और बच्चों की तरह ही बस एक ही निवाला उसके स्वाद को अभिभूत करने के लिए काफ़ी था। इसका स्वाद मीठा था, चीनी से भी ज़्यादा। गोल्डन रोड में चीनी पहले से ही एक कीमती और दुर्लभ उत्पाद थी और इसकी मांग के कारण इसकी कीमत आसमान छू रही थी। लेकिन ये डाक बार चीनी के साथ छिड़के गए किसी भी उत्पाद की तुलना में अधिक स्वादिष्ट, समृद्ध और मीठा था। वह केवल ये सोच सकती थी कि पुराने गोल्डन रोड पर इस तरह के विदेशी उत्पाद पर क्या प्रतिक्रिया होगी। उसे यकीन था कि इससे विदेशों में भी हलचल मच जाएगी। क्या आप उत्सुक हैं? बताओ मैं इसे बनाने के लिए क्या प्रयोग करता था, उसने उससे पूछा। चीनी, ठीक है, इसका एक हिस्सा, लेकिन मुख्य सामग्री यही है, ध्रुव ने कहा और अपनी उंगलियों के बीच से एक सफ़ेद कोको बीन निकाला। ये काकाओ है, लेकिन ये कड़वा होना चाहिए। उसने और ऑकस टाउन के बाकी स्थानीय लोगों ने कभी नहीं सोचा होगा कि इतना मीठा नाश्ता उस लगभग बेकार फल से बनेगा जिसे उन्होंने अतीत में फेंक दिया था। बेथ यह सोचकर आशा से भर गई कि काकाओ बीन्स का उपयोग चॉकलेट बनाने के लिए किया जा सकता है, लेकिन जब उसे याद आया कि भूकंप ने जंगल को नष्ट कर दिया है तो वह तुरंत निराश हो गई। भाई ध्रुव, बच्चों में से एक ने उसकी ओर इशारा किया, तुम इतने कूल कैसे हो गए? मैं भी चॉकलेट बनाना चाहता हूँ और उड़ना चाहता हूँ और खूब सारा खाना चाहता हूँ और तरह तरह की चीज़ें। बेथ ने बच्चे का सिर हिलाया। शायद यह उसकी जागृत प्रतिभा है, उसने समझाया। क्या मैं भी अपनी प्रतिभा को जागृत कर सकती हूँ? उसने मासूमियत से पूछा। बेथ ने पीड़ा भरी अभिव्यक्ति दिखाए। दुर्भाग्य से हमें इसके लिए चर्च जाना होगा और इसमें बहुत पैसा खर्च होता है। माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर की विशेष सामग्री का आनंद लेना सोचना और भी दुर्भाग्यपूर्ण था कि बच्चा अब 11 वर्ष का होने वाला था, जिसका अर्थ था कि उसकी जागृति का समय समाप्त होने वाला था। ध्रुव ने बताया, एक तरीका है जिससे मैं न केवल आपकी बल्कि पूरे ऑकस टाउन की मदद कर सकता हूँ। बेथ ने आंखों से ध्रुव से पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? आप हमारे पुनर्जन्म राष्ट्र का हिस्सा बन सकते हैं। अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो हम ऑकस टाउन को एक बड़ी और बेहतर जगह बनाने में आपकी मदद कर सकते हैं। हम आपको पानी और भोजन उपलब्ध कराएंगे ताकि आप फिर कभी भूखे न रहें, और हमारे देश के नागरिक होने के नाते आप अपनी प्रतिभा को निखारने के हकदार हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने अपना मौका खो दिया है। मैं अभी भी आपको अपने शिखर तक पहुंचने में मदद कर सकता हूं। यदि आप हमें अनुमति दें तो हम सभी टूटी हुई इमारतों और संरचनाओं का पुनर्निर्माण करेंगे ताकि उन्हें भूकंप के प्रति अधिक लचीला बनाया जा सके, जहां आपको रात में छत गिरने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। और सबसे बढ़कर हम एक नई गोल्डन रोड बनाकर ऑकस टाउन के गौरवशाली दिनों को फिर से बना सकते हैं। आप क्या कहते हैं? बेथ और ऑकस टाउन के अन्य स्थानीय लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा और धीरे धीरे उनकी आंखें भावनाओं से नम हो गईं। रिबॉर्न कंपनी द्वारा दी जा रही सभी सुविधाओं का अनुभव करने के बाद उन्हें पता चला कि उनके देश में शामिल होना ही वह सब कुछ है जो वे कभी मांग सकते थे। अध्याय 160 नियो ऑकस। ध्रुव के प्रश्न का उत्तर आसान था। ऑकस टाउन लंबे समय से खराब स्थिति में था। क्वींस क्षेत्र में कोई भी उनकी मदद के लिए आगे नहीं आया। संक्षेप में, उन्हें खुद के लिए लड़ने का मौका दिए बिना ही छोड़ दिया गया था। भले ही वे गोल्डन रोड के समय में प्रिय थे, लेकिन वर्तमान समय में किसी ने भी उन्हें याद नहीं किया। अब ध्रुव उन्हें किसी महान कार्य का हिस्सा बनने का अवसर दे रहा था, एक ऐसे राष्ट्र का हिस्सा बनने का जो पहले कभी किसी ने नहीं किया था, उससे बिल्कुल अलग कुछ कर रहा था। यह कोई आसान बात नहीं थी। वे उस दिन पहले दिए गए भोजन से ही हाँ कह देते। अब वह ऑकस टाउन को पूरी तरह से पुनर्निर्मित करने की पेशकश कर रहा था ताकि वे आखिरकार उस पर गर्व कर सकें। बच्चों ने तुरंत अपना सिर हिला दिया। उन्हें इस क्षण की गंभीरता का पूरा एहसास भी नहीं था। ये कहना झूठ होगा कि वे ड्रैगनबॉर्न की तरह शक्तिशाली बनने की संभावना से मोहित नहीं थे, लेकिन ये तथ्य कि उन्हें हर दिन कुछ खाने पीने को मिल सकता था, उनके लिए संतुष्ट होने के लिए पर्याप्त था। बेथ और ऑकस टाउन के कुछ बुजुर्ग स्थानीय लोगों ने आपस में एक छोटी सी बैठक की, जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय हाँ के रूप में हुआ। उन्होंने आपस में बात की क्योंकि केवल वे ही जानते थे कि यह निर्णय कितना महत्वपूर्ण था। गोल्डन रोड के गौरवशाली दिनों में बहुत से संप्रभु राष्ट्र थे जिन्होंने ऑकस टाउन को अपने झंडे तले लाने की कोशिश की, या तो शांतिपूर्वक या बलपूर्वक। लेकिन अंत में ऑकस टाउन किसी भी प्रयास के खिलाफ स्वतंत्र रहा। उनके पूर्वजों को पता था कि गोल्डन रोड में अपनी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण ऑकस टाउन की शक्ति बहुत ज्यादा थी। किसी दूसरे देश के साथ गठबंधन करना या उसके अधीन होना गोल्डन रोड के खजाने की चाबियां उन्हें सौंपने के बराबर होगा। उस समय हर कोई ऑकस टाउन के महत्व को जानता था और यह सुनिश्चित करने की कोशिश करता था कि यह एक तटस्थ क्षेत्र बना रहे।
आन्या की दादी जेरे मोंटगोमरी ने यह सुनिश्चित किया, लेकिन अब ऐसा लगता है कि हर कोई स्वर्णिम मार्ग के महत्व के साथ साथ इसे भी भूल गया है। इससे ध्रुव और उसके पुनर्जन्म राष्ट्र को ऑकस्टाउन को अपने अधीन करने का मौका मिल गया। इस समर्पण के प्रभाव अभी तक पूरी तरह से स्पष्ट नहीं थे, खासकर इसलिए कि ऑकस्टाउन अभी भी एक खस्ताहाल क्षेत्र था और गोल्डन रोड अभी भी अतीत की बात थी। केवल समय बताएगा। बेशक ध्रुव हमेशा चीजों को जल्दी से निपटाना पसंद करता था, इसलिए उसने जल्दी से ऑकस्टाउन के साथ समझौते को आधिकारिक रूप दे दिया, कागजात पर हस्ताक्षर किए और बाकी सब काम किए। शुक्र है कि उनके बीच एक पेशेवर व्यक्ति था। आन्या ने ऑकस्टाउन में हर काम को बारीकी से देखा। ध्रुव ने उसे घर ले जाने के लिए बहुत ज्यादा कड़वी डार्क चॉकलेट देने का वादा किया था, जिससे वह प्रेरित हुई। वह खुशी खुशी अपना एक गाना गुनगुनाते हुए कागजातों को देख रही थी, जिसे ध्रुव ने अनजाने में कॉपी कर लिया, क्योंकि वह उसके काम की दोबारा जांच कर रहा था। सब कुछ ठीक लग रहा है, उसने उसे अनुबंध सौंपते हुए कहा। इसमें बस सभी के हस्ताक्षर की जरूरत है। ध्रुव ने सबसे पहले हस्ताक्षर किए और फिर तुरंत इसे बेथ और स्थानीय लोगों को सौंप दिया। उन्होंने सभी से कहा, हम सभी इस पर हस्ताक्षर करेंगे। ये हमारा निर्णय है, जिसका अर्थ है कि हम सभी इस ऐतिहासिक क्षण का हिस्सा होंगे। उन्होंने हस्ताक्षर किए और इसे बच्चों सहित सभी को दे दिया, जिन्होंने खुशी खुशी अपनी इच्छानुसार कुछ भी लिख दिया। अंततः आन्या ने भी इस पर हस्ताक्षर कर यह प्रमाणित किया कि वह इस अनुबंध की तृतीय पक्ष गवाह थी। बधाई हो, उसने कहा। ध्रुव, क्या तुम हमें इस शहर का नया नाम बताने का सम्मान दोगे? यह एक यादगार अवसर था, जब रिबॉर्न राष्ट्र ने आखिरकार अपनी राजधानी के बाहर एक और शहर कस्बा बसाया। ध्रुव को उम्मीद थी कि भविष्य में और भी क्षेत्र होंगे, इसलिए उसने सभी आगामी क्षेत्रों का नामकरण एक ही परंपरा के अनुसार करने का फैसला किया। मैं इस स्थान को न्यू ऑकस कहता हूँ, जो कि रिबॉर्न राष्ट्र का दूसरा क्षेत्र है। ड्रैगनबॉर्न ने ताली बजाए और खुशी मनाई। ये जश्न का समय है। फ्राइड चिकन लाओ। बधाई हो भगवान ध्रुव। माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर पर अपना अगला रोमांच खोजें। हे और चॉकलेट। अब जब तुम हमारे देश का हिस्सा हो तो मुझे लगता है कि मैं तुम्हारा सीनियर हो जाऊंगा, है न? अर्जुन ने बच्चों से कहा। चिंता मत करो, मैं तुम सबको सजा दूंगा। न्यू ऑकस के नवनिर्मित नागरिक खुशी से झूम उठे और एक दूसरे को गले लगाने लगे, मानो वे अंततः उस पिंजरे से आज़ाद हो गए हों जिसमें उन्हें जीवन भर कैद करके रखा गया था। बेथ और अन्य वरिष्ठ लोग ध्रुव के पास गए और उसे बहुत बहुत धन्यवाद दिया। धन्यवाद ध्रुव, मुझे उम्मीद है कि हम अपने देश को अभी से भी अधिक समृद्ध बना सकेंगे। ध्रुव ने सिर हिलाया। बेशक, हमारा पहला कदम इस शहर का जीर्णोद्धार करके इसे थोड़ा और रिबोनियन बनाना है। उसके बाद हम गोल्डन रोड के बारे में चिंता कर सकते हैं। उत्सव और दावतें लगभग एक दिन तक चलीं, जिसमें प्रीतम ने नए नागरिकों को अपने देश के रीति रिवाजों के बारे में बताया। उन्होंने बेसबॉल, बियर, फ्राइड चिकन और उन सभी चीज़ों के बारे में बात की जिन्हें वे रिबॉर्न नेशन की राजधानी में मिस करते थे। न्यू ऑकस के स्थानीय लोग अपने नए घरों में सभी संस्कृति को लागू करने के लिए इंतजार नहीं कर सकते थे। लीवर के घुमाव से ठंडे और गर्म शावर के बारे में सुनना ही उनकी कल्पनाओं और उम्मीदों को बढ़ाने के लिए पर्याप्त था, लेकिन निस्संदेह ऐसा करने के लिए उन्हें पूरी तरह से नए बुनियादी ढांचे की आवश्यकता थी। इस कार्य के लिए सर्वश्रेष्ठ अर्धमानवों से बने रिबोनियन इंजीनियरों ने संपूर्ण भूमि का सर्वेक्षण करना शुरू किया तथा भूमि में दोषों का आकलन किया। पहली नज़र में ऐसा लगा कि पुराने ऑकस टाउन के अधिकांश बुनियादी ढांचे को पूरी तरह से गिरा दिया जाना चाहिए ताकि एक बेहतर नींव स्थापित की जा सके जो इस क्षेत्र में लगातार आने वाले भूकंपों का सामना कर सके। बहुत सारे काम किए जाने थे, जिसमें इस तथ्य से मदद मिली कि ध्रुव ने न्यू ऑकस नागरिकों की प्रतिभा को जागृत करना शुरू कर दिया था। श्रेया 3 की मदद से प्राप्त नए कौशल, प्रतिभा और ज्ञान के साथ सभी ने शहर में जर्जर इमारतों को गिराने का काम तेजी से शुरू कर दिया। कुछ दिनों के बाद पूरा शहर पूरी तरह से समतल हो गया और उसके कुछ और दिनों के बाद नए इलाके की नींव का काम शुरू हो गया। अध्याय 161 ओर्क का पवित्र स्थान न्यू ऑकस शहर का कायाकल्प शुरू होने के बाद स्थानीय लोगों ने इस बीच रहने के लिए कुछ छोटे घरों के साथ काम चलाया। हालांकि यह बुनियादी था, लेकिन यह उनके मूल आवास से बहुत बेहतर था, जिसके ढहने और उनके नीचे दबने की 50% संभावना थी। इतना ही नहीं, बल्कि उनके पास खाने पीने का सारा सामान था जिससे वे अपना पेट भर सकते थे। ध्रुव के ट्रक में रेफ्रिजरेशन की वजह से अंदर रखे मांस के टुकड़ों को खराब हुए बिना लंबे समय तक राशन किया जा सकता था, और अगर जरूरत पड़ी तो वह हमेशा ज्यादा खाना लेने के लिए रिबॉर्न के राष्ट्र में वापस टेलीपोर्ट कर सकता था। इसलिए सभी लोग उत्साहित थे क्योंकि उन्होंने न्यू ऑकस के लिए एक बड़ा और बेहतर स्थान बनाने में रिबॉर्नियन इंजीनियरों की मदद की थी। रोटी कोई बेथ ने एक बेकर के रूप में अपनी प्रतिभा को जगाया और तुरंत अपने कौशल का उपयोग करके ऊर्जा देने वाली पेस्ट्री बनाई जिसका आनंद काम करते समय सभी उठा सकें। ध्रुव ने उसे अपने पिछले जन्म की सबसे प्रसिद्ध ब्रेड में से एक क्रोइसेंट बनाना भी सिखाया।
वह अपना अधिकांश समय इंजीनियरों द्वारा उसके लिए बनाई गई अस्थायी बेकरी में बिताती थी तथा अद्भुत सुगंधित वस्तुएं बनाती रहती थी, जिससे हर कोई और अधिक खाने के लिए लालायित हो उठता था। और ध्रुव द्वारा जागृत किए गए अधिकांश लोगों की तरह न्यू ऑर्कस के स्थानीय लोगों ने पाया कि वे कम से कम 10 साल जवान दिख रहे हैं। उनके शरीर अब दुबले पतले नहीं दिखते, बल्कि अब बहुत स्वस्थ दिखते हैं। निर्माण कार्य और इमारतों के ढहने की आवाज़ों के बावजूद इससे न्यू ऑर्कस के निवासियों के लिए शांति का दौर आया। इस बीच न्यू ऑर्कस के आसपास के जंगलों में कहीं और कैनाइन जनजाति का एक लकड़ी का गांव था। इन ऑक्स ने बहुत कम कवच पहना था और सिर्फ एक लंगोटी थी जो उनके निजी अंगों को ढकती थी। उनके फर, मांसपेशियां और चर्बी किसी भी हमले के लिए पर्याप्त निवारक थे। इसके बाद यह ऑर्क्स के लिए गर्व की बात बन गई। जो लोग केवल अपनी नंगी त्वचा से तलवारें और भाले लेने में सक्षम थे, उन्हें दूसरों की तुलना में बहुत अधिक वीर माना जाता था और सभी उनकी प्रशंसा करते थे। उनके भेड़िए जैसे कान छल्ले और पंखों से सजे होते थे जो उनके कारनामों और उपलब्धियों का प्रतीक होते थे। सफल शिकार करना, संतान पैदा करना या अपने प्रतिद्वंद्वी कबीले के खिलाफ प्रभुत्व दिखाना ऐसे ही उदाहरण थे। जिनके पास अधिक आभूषण होते थे उन्हें श्रेष्ठ माना जाता था तथा उनके गांव में उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाता था। उनमें से कोई भी उनके सरदार से अधिक श्रेष्ठ नहीं था, जिसका फर सभी से अधिक मोटा था, चर्बी सबसे अधिक थी तथा दांत किसी भी चाकू से अधिक तीखे थे। और कुत्ते सनकर अर्धमानव का नेता अपने सिंहासन पर बैठा था, जो उसके शत्रुओं के फर और कलमों से सुसज्जित था, क्योंकि उसके कान पहले से ही बहुत सारे आभूषणों से सजे हुए थे। क्या उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है? ऑर्केनाइन सरदार ने अपने सेवकों से पूछा। उसके स्वर से उसकी थकान झलक रही थी। वे तब से ऑक्यूपाइन जनजाति के साथ चल रहे गृह युद्ध में लड़ रहे थे, जब से पृथ्वी देवी ने अपना क्रोध दिखाया और भूमि में कंपन भेजा। वे भी भूकंप से बहुत प्रभावित हुए थे, क्योंकि उनके भोजन का मुख्य स्रोत आपदा द्वारा नष्ट किए गए जंगलों से आता था। दोनों जनजातियों के बीच शुरू से ही प्रतिद्वंद्विता थी, लेकिन ये गंभीर दुश्मनी के बजाय एक दोस्ताना मजाक था। हालांकि जंगल के विनाश और गोल्डन रोड के क्षरण के कारण दोनों जनजातियों के पास कम संसाधन बचे, जिससे अंततः गृह युद्ध हुआ, क्योंकि दोनों जनजातियां क्षेत्र में शेष संसाधनों पर एकाधिकार करना चाहती थीं। जंगल दो जनजातियों के लिए बहुत छोटा हो गया। वे जानते थे कि अगर दोनों जनजातियां एक ही इलाके में रहती रहीं तो वे सभी भूख से मर जाएंगे। उनमें से एक को अपने इलाके से बाहर निकालना पड़ेगा। लेकिन निश्चित रूप से प्रत्येक जनजाति ने खुद को दूसरे की बजाय अपनी भूमि पर रहने के योग्य समझा। ऑर्केनाइन जनजाति जानती थी कि वे काया और ऑर्क्यूपाइन जनजाति से कहीं ज्यादा मजबूत हैं, जबकि ऑर्क्यूपाइन जनजाति जानती थी कि मूर्ख ऑर्केनाइन जनजाति भूमि को पोषित करने के बजाय उसे नष्ट ही करेगी। प्रत्येक जनजाति का अपने क्षेत्र पर दावा था, जिसका अर्थ था कि उनमें से कोई भी इस लड़ाई में पीछे नहीं हटेगा। चीफ, वे रीढ़विहीन ऑर्क्स रास्ता देने से इनकार कर रहे हैं। उन्होंने हमारी भूमि छोड़ने का कोई इरादा नहीं दिखाया है, एक ऑर्क ने सूचना दी। ऑर्केनाइन सरदार ने उपहास किया। विशिष्ट, उन्होंने कहा। माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर पर पढ़ने के लिए और अधिक जानकारी पाएं। सरदार ने सोचा कि यह बहुत ही विडंबनापूर्ण है कि रीढ़ और कांटों से भरे शरीर वाले ऑक्यूपाइन जनजाति रीढ़विहीन है तथा अपने जनजाति के लिए अलग भूमि की तलाश करने से इनकार कर रहे हैं। सरदार ने आदेश दिया, अधिक सैनिक भेजो, उन्हें दिखाओ कि हम धन्य हैं। हालांकि उनके बीच गहरी दुश्मनी थी, लेकिन दोनों ऑर्क जनजातियों ने हिंसा से अपने झगड़े को सुलझाने से इनकार कर दिया। आखिरकार वे जंगली नहीं थे। इसके बजाय उन्होंने पूजा के माध्यम से अपना प्रभुत्व दिखाने का विकल्प चुना। ये ऑर्क पृथ्वी देवी का सम्मान करते थे, क्योंकि वही थी जिन्होंने उन्हें जीवित रहने के लिए पोषण दिया था, और उन सभी उपहारों के लिए अपना आभार प्रकट करने के लिए जो उन्होंने उन्हें दिए थे। ऑर्क अपने शरीर पर थप्पड़ मारते थे और पूरी ताकत से चिल्लाते थे। ऑर्क्स का मानना था कि जो भी देवी की अधिक पूजा करता है वही उनकी कृपा का पात्र होता है। ऑर्केनाइन और ऑर्क्यूपाइन दोनों जनजातियों का मानना था कि वे पूजा में श्रेष्ठ ऑर्क्स थे। हम उन्हें दिखा देंगे कि देवी हम पर कृपा करती हैं। पेड़ ऐसा कहते हैं, सरदार ने कहा और अपने सिंहासन से उठकर अपने तंबू से बाहर निकल आया। जैसे ही ऑर्क्स ने उसे देखा, उन्होंने सम्मान में अपनी जांघें थपथपाईं, जिससे अन्य लोगों को भी यह संकेत मिल गया कि वे सरदार की उपस्थिति में हैं। सरदार ने कहा, मुझे हमारे पवित्र स्थान पर ले चलो। ऑर्क गार्ड्स ने अपने सरदार को जंगल में अंदर तक ले गए, जहां उनका पवित्र पूजा स्थल स्थित था। जैसे जैसे वे जंगल में आगे बढ़े, पेड़ों की विविधता अधिकाधिक समरूप होती गई और अंततः पूरे क्षेत्र में केवल एक ही प्रकार के पेड़ दिखाई देने लगे। इस खास किस्म के पेड़ में न तो मोटे तने थे, न ही चौड़े पत्तों वाला मुकुट, न ही कोई लंबा कद। यह इतना ही था कि ऑर्क लोग चलकर तने पर लगे फलों में से एक को उठा सकें। सरदार ने अपने सामने पड़े सबसे नजदीकी फल की ओर देखा। बहुत समय बाद वह अंततः भूरा हो गया था और कटाई के लिए तैयार था। मैं देवी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमें ये काकाओ प्रदान किया, उन्होंने कहा और तने से एक फली निकाली। जिन वृक्षों की पूजा ऑर्क्स कर रहे थे वे कोको वृक्ष निकले।